मेरे ख्याल से आज हमें नॉक आउट नॉक जीन पढ़ना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशन ना इसी में डिफाइन है कि व्हाट इज़ नॉक डाउन, नॉक इन, नॉक आउट, है ना। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, उसका हमें पता ही नहीं है कि क्या टर्मिनोलॉजी की मीनिंग है। और बहुत सारा ट्रांसजेनिक तो इसी पे है। आपके IUXP वाला भी जो मॉडल था वो भी है। प्लांट्स में भी आप देख रहे हो कि नॉक इन नॉक आउट की बात हो रही है। अभी जो ये जीन एडिटिंग एंजाइम है जो CRISPR-Cas9, वो भी इसी में डाल दिया है जीन नॉक आउट नॉक इन में, है ना। तो मैं ये देख रहा था, बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, कि एक चूहा एक दूसरे चूहे से बात कर रहा है। एक कुर्सी पे चढ़ा हुआ है, वो मास्टर बना हुआ है, बाकी स्टूडेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक। तो अभी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, मैं स्क्रीन पहले शेयर कर दूँ, है ना। स्क्रीन बताना चाहिए नहीं शेयर हुआ सर। ओके, स्क्रीन नहीं आया। हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला अभी ना। शायद ज्वाइन करेंगे, अभी मेरे मैसेज देख लिया उसने। ठीक है, तो ये है वो चूहा। ये है CSIR के बच्चे। और वो हूँ मैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में ये पिक्चर ऑफ द डे है, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर लगा मुझे। तो मैंने कहा चलो आज मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जीनियस ब्रेन व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग ना, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई मीन टू से, क्या कहने का मतलब है। ये वही कहने का मतलब है कि इस कुर्सी जो पे चढ़ा हुआ चूहा है, ये कुछ डेवलपमेंटल पार्ट हो चुका है इसका, ट्रांसजेनिक है, ये थोड़ा एडवांस है ना। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, अभी तक देखोगे जो अभी हम पढ़ रहे थे म्यूटाजेंसिस का पार्ट, ठीक है ना। तो म्यूटाजेंसिस में आपने देखा इंसर्शन है, डिलीशन है, ओलिगो है, कैसेट है ना। और कल हमने वो वाला पढ़ा था, ऊंग वाला पढ़ा था, है ना। तो वो सारा आपके नॉक इन नॉक आउट नॉक डाउन सब में आ रहा है, ठीक है ना। लॉक्स पी वाला जो पढ़ा था वो भी आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी तरह के हैं उसको नॉक आउट नॉक इन में डाल दिया है। तो इसका टर्मिनोलॉजी का मैं देख रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था AP साइट, वो याद रख लेना कि यूरिसिलियन ग्लाइकोसिलेज का क्या फंक्शन है, डबल म्यूटेंट, ये सारा कल हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। तो आज मैंने सोचा कि वी विल डिस्कस अबाउट द नॉक आउट एंड नॉक आउट नॉक डाउन। So what is the main difference? Main difference, the gene knockout involve complete erasing of the target gene or inactivating them through nonsense mutation. मतलब mutation term आ रहा है, तो this is very relevant in term of CSIR and in the term of latest research कि we should know, है ना, कि exactly सारे कैटेगरी में अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है सब में यही वर्ड यूज़ हो रहा है। अब कोई म्यूटेशन का ना नाम नहीं लेता है, राइट। अभी सारे जगह ये यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग नॉकआउट नॉक डाउन नॉकआउट। तो जीन नॉकआउट मतलब कंप्लीट इनएक्टिवेशन और कंप्लीट इरेजिंग। हाँ, कंप्लीट इरेजिंग। और नॉकडाउन का मतलब होता है एबॉर्टिव प्रोटीन ट्रांसलेशन। मतलब अगर हमने जैसे IRNA का आपने नाम सुना होगा, इनहिबिटरी RNA, राइट। तो इनहिबिटरी जो RNA होते हैं या mRNA जिसको कहते हो, तो mRNA जब भी यूज़ करेंगे दे विल बी कॉल्ड एज नॉक डाउन। अगर नॉक आउट कर रहे हैं तो कंप्लीट म्यूटेशन, कंप्लीट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन मतलब डिलीशन, एक तरीके से डिलीशन या इनएक्टिवेशन। तो ये बड़ा डिस्टिंक्ट वर्ड है, यू शुड नो अबाउट। और आज का टॉपिक है कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट फेल। वो चेयर वाला मैंने दिखाया था ना, तो अभी आई है अंजू, तो उसको भी दिखा देता हूँ। अंजू, am I audible बेटा?
देखो ये चेयर पे कौन है ज़रा बताओ, और नीचे कौन खड़ा है? टेल मी। दिस इज द पिक्चर ऑफ द डे। बताओ बेटा। अंजू, एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लो बेटे, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो ये है आज की कहानी जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉकआउट माइस की। नॉक डाउन, नॉकआउट। नॉकआउट मतलब कंप्लीट एक इरेजिंग। ये तो इससे कार्टून है, अब मीनिंग आपको समझ में आ गई कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना, एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है राइट? तो दिस इज द नॉकआउट and molecular biology nowadays mostly using this term. They are not using like mutation or deletion or insertion. They are not using, they are using a standard term, right? So I was just watching some literature and last year paper. Then I found that I should also use the same terminology, because now you are going to be future scientist, है ना? If I am not telling you, then you will not might be knowing. You will use the same terminology. तो अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे टू रेगुलर यूज ऑफ नॉक डाउन एंड नॉकआउट। ओके, तो नॉक डाउन और नॉकआउट ऑलमोस्ट दिस इज द सिमिलर टर्म, ये नोट कर लो। नॉक डाउन एंड नॉकआउट is a similar homologous term. They have the same meaning. Okay, there is no difference. Knockdown means complete inactivation, so knockout means be complete inactivation. So what is the gene knockout? As we know, gene knockout, knock out, out मतलब बाहर. Suppose this is the gene, right? And you are targeting this gene, red one. Okay, suppose this is the X gene. अब इसको क्या किया हमने? नाउ हमने कोई भी म्यूटेशन कराया, हाँ कोई भी म्यूटेशन कराया। नाउ वी आर गेटिंग द जीन लाइक दिस विदाउट रेड वन। अब ये रेड वन चला गया बाहर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज gene knockout. This should be called as gene knock out. ठीक है ना? तो gene is replaced, completely erased, completely erased. और अगर आप mRNA के थ्रू using mRNA, you are adding mRNA, तो डीएनए से आपको मिल गया सपोज mRNA. नाउ यू आर एडिंग द mRNA एंड देन जीन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस, देन इट विल बी कॉल्ड एज, अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको डाउन बोलेंगे। डाउन, डाउन मतलब एक्सप्रेशन को डाउन करना है, एक्सप्रेशन डाउन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द जीन नॉक डाउन। ये आप तुम्हें पता होगा, अब मैं याद दिला देता हूँ। आप 2020 का पेपर खोलना, 2019 का भी खोलना। आजकल दोनों साल में क्या पूछा है? दे आर आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक mRNA दैट इज यूज्ड टू इनहिबिट सर्टेन जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये आने वाले टाइम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी इस साल भी जो आएगा पेपर, वो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा फ्रॉम mRNA। अब ये नॉकडाउन नॉकआउट वाला नहीं यूज कर रहे हैं ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, अब इसमें चले आए एक्सप्रेशन जहाँ डाउन हो रहा है। व्हेन वी आर यूजिंग स्पेसिफिक mRNA टू डाउन द एक्सप्रेशन, टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन, टू नलीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो knock out strategy where this is adopted, actually this is adopted mostly in study the effect of gene for human health. Recently you can see
knockout mouse was prepared for a specific protein called as the SIRP protein, है ना, SIRP protein। तो SIRP protein से क्या हुआ, अभी ह्यूमन से कुछ पैथोजेनिक डिजीज़ भी कॉज करता है, स्पेशली हार्ट के केस में, राइट। तो सम साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी अबाउट द ZIRP2 रोल इन द कार्डियक फंक्शन। तो इन्होंने क्या किया, नॉकआउट कर दिया, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। तो व्हेन यू आर रिमूविंग देन यू कैन सी द पैथोलॉजिकल consequences, right? So that is called as the Sunds and Brugada syndrome। Sunds and Brugada syndrome मतलब जीन नॉकआउट से एक बेनिफिट तो हुआ कि इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी consequences of the gene in the term of pathological consequences कि what is the exactly, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही थी, राइट, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही थी तो उसमें ब्रैक जीन का पता लगा लिया साइंटिस्टों ने। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया बाय द जीन नॉकआउट। जीन नॉकडाउन क्या हुआ, जैसे मैंने बोला यूज़ ऑफ mRNA, देखो कितना इजी हो गया है ना। तो अब अगर आप कहोगे कि सर एपोप्टोसिस कैसे लोगों को पता चला कि इसमें BCL2 जीन इन्वॉल्व है, P53 इन्वॉल्व है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज स्टडीड बाय यूजिंग इंटरफेरेंस RNA और siRNA और miRNA। तो अब देखो ये टर्म आजकल CSIR में पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन siRNA shRNA पूछ रहा है ना, miRNA। देखो कहाँ की चीज़ कहाँ पूछ रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो मेरिट लाइफ साइंसेज में पढ़ते हो तो हम ये छोटे छोटे गोलगप्पे नहीं खिलाते आपको कि अरे ये देखो siRNA है shRNA है, ये हाइपोथेटिकल पढ़ाई हम नहीं कराते, ठीक है ना। हम पूरा पढ़ा देंगे आपको। जीन नॉकडाउन हमने पकड़ लिया, अब इसमें आप रिसर्च के भी काम आएगा, आप इंटरव्यू में भी बोल पाओगे, कभी कोई पेपर पढ़ोगे तो वो भी समझ में आएगा आपको। दिस इज़ द ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस। टाइम हमें उतना ही लगा। तो हमने हमारा चलो जो भी है, बट आप लोग स्टार हो हमारे, तो वन डे योर रिजल्ट विल स्पीक। तो बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से चीज़ों को नोट करके पढ़ाई करना, राइट। सो इफ हम टॉकिंग अबाउट द जीन नॉकडाउन स्ट्रेटजी, तो अगर जीन नॉकडाउन स्ट्रेटजी करते हो तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट दिस इज़ द knocking down the expression via siRNA, inhibitory RNA, shRNA and miRNA. Okay, so shRNA means a short hairpin, right, hairpin RNA, and siRNA is small interfering RNA, okay, short hairpin RNA, alright. So in this way scientists were able to study the role of BCL2, you know, this is related to the oncogene, P53 also related with the oncogene, and various neurological disorders. Try to take the notes when I'm explaining now, because this is not a class 4th study. This is higher level studies related to not only competition, related to the PhD also, and beyond your master course. Okay, your teacher never, I think, will taught this kind of things in such a clear manner. Okay, yes, so sir, please note it down from very beginning. Knocking down means expression, down expression via using interfering RNA. Small, there may be small interfering RNA, maybe short hairpin RNA, maybe micro RNA, right? So these are
very helpful in studying the gene controlling the apoptosis. So for example, BCL3 role in the oncogene, P53 role in oncogene, and not only this, you can also study the various neurological disease which is not possible by the other techniques. Also you can study the role of gene in viral infections. So I think life begins with the viruses, and also one day life will end with the viruses and coronaviruses, you know, right? So I don't know if any students is not having much knowledge about these things, right, these updated things, then they cannot do anything in their life, especially during the PhD or higher research. Okay, because suppose anyhow you manage to be a scientist, but you will be crippled, you will not be doing anything because you don't know anything. So you will just go and come to the office. So you cannot enjoy the life and your brain, right? Because you have not learned all this technique and no one will tell you. So this is a golden time to learn all these gaps wherever you are feeling. Okay, you must learn, right? So gene knockdown such a study. So there is another knockout functioning that is related to the conditional knockout. What is the conditional knockout? Means, for example, yesterday I was talking about the site-specific recombinase. Site-specific recombinase. Note कर रहे हो ना? Site-specific recombinase, that is occurred by the Cre, and Cre is going to recombine with the target sequence that is logs P, so all these editing system, gene editing system, specific gene editing system, you can say specific gene editing system. What is example? Maybe Cre-log system, maybe zinc finger nuclease ZFN, third maybe TALEN. कभी नाम सुना था बेटा इसका? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, एंड देन इसका तो नाम सुना ही होगा CRISPR. So that's why I was talking about कि whatever the in vitro mutagenesis practices are there, just one term have been given in your syllabus, but it's covering a broad topic. It's not going to be limited to just few terminology. This is related to the various kind of knockout, like gene knock-in, gene knockout, and then and what was that? Gene knockdown, gene knockout, and there was one term, knockout or knockdown. Okay, just hold on. Oh, sorry. So knockout, knock-in, right? What is the knock-in, beta? Knock-in means, tell me. Knockout, complete removal. Okay, knockout is a complete removal. Knockdown means एक्सप्रेशन को डाउन करना, इनहेबिट करना है ना? नॉकआउट, नॉकडाउन एंड नॉक इन, देयर आर थ्री टर्म्स. तो नॉकआउट मतलब जीन को बाहर कर देना, आउट. नॉकडाउन मीन्स एक्सप्रेशन को डाउन करना. दिस इज द क्लियर टर्मिनोलॉजी वाया यूजिंग द mRNA. एंड देन gene knockout study is very useful for what? For study of specific function. For example, breast cancer, cardiac function that is related to the gene. And recently, you know, the fatty syndrome, people are obese. So what are the genes that are linked with that obesity gene? Okay, so that all is studied in the mice by the gene knockout practices. Okay,
So this is very important for the CSIR in coming CSIR examination, and by various kind of inhibitory RNA you can study the gene knockdown. Okay, so this is called as the various terminology is given to the gene knockdown. For example, gene silencing. Okay, note करते रहो. Without noting down you cannot understand, and you cannot create a link in your brain, because neurological practice is that you should link out everything, and if you're writing, then it's a linking better in your memory. Otherwise, if you're listening like a watching movie or serial, so this is not a serial or movie. This is a understanding and connecting previous knowledge with the advanced knowledge. So you have to connect all the data. If you are missing one data, so writing is why beneficial, because it's making you more focused, and analysis become more powerful. So that's why I'm writing on the board. You can see digital board. I'm beside keeping all this information for you, but analysis is going on here. So this is also known as gene silencing, gene editing, conditional knockout. Note कर लो सारा. Gene editing, conditional knockout, conditional knockout. Okay, so these are all part of this. Gene silencing कौन से? Gene silencing, gene editing, conditional knockout. What is the benefit of gene knockdown? You can inhibit the expression. You can directly inhibit the expression using various kind of editing tool. Not editing tool directly. You can see siRNA is not editing tool, rather than this is controlling the expression. shRNA controlling the expression. miRNA inhibiting the expression. Short hairpin mRNA inhibiting the expression. Interfering RNA inhibiting the expression. Means DNA is there. DNA, any gene is not disturbed. Right? For example, if DNA is coding for any protein, any specific protein that is causing the neurological disturbances. So they are forming the protein via mRNA. Now you are inhibiting this mRNA, right? And this protein is causing some pathological disturbances, pathological consequences like forgetting memory, degeneration in the memory, loss of memory, old age. Nowadays people are studying about the how to avoid the aging of the cells. है ना, जैसे लता मंगेशकर की वॉइस अगर आप देखो तो आज भी वो जब गाती हैं तो लगता है कि 16 इयर्स की हैं. तो ज़्यादातर लोगों को देखो, दे आर लूजिंग देयर ओरिजिनल सेल्स, ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल ब्रेन, है ना. साइंटिस्ट इज गोइंग टू मैच्योर आफ्टर द 45. दिस इज बिलीव. एंड इफ दे हैव द न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस दे कैन डिजनरेट, है ना, दे कैन हैव सच इफेक्ट, degenerative effect in the brain, है ना. तो Einstein was believed to have such kind of diseases after when he was very old. Okay, so he forgot everything. So such kind of neurological disorder can be avoided by inhibiting this mRNA. So how the question can be asked in the examination? So what is the biggest failure when CSIR students are going to attempt the question in the CSIR? Because they know they have huge knowledge, but they are failed to understand the questions. What is the questions? What the answer that is required? They directly jumping on the answers. So most of the scientists should have the good observation, good analytical power, and then you can reach out to the correct answers. Don't jump on answer directly watching your favorite terms. है ना. तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल दे कैन गिव यू सच काइंड ऑफ आंसर कि DNA is not replaced and still the disease can be improved. So this phenomenon can be called as gene knock-in, gene knockdown, or gene silencing, or gene editing, conditional knockout. All of these. So what you will mark? Tell me. Getting my point? Suppose
DNA is not disturbed, and whatever the pathological consequences were there that have been Yes. treated well, that have been treated without disturbing the gene. जी So what is this condition will be called as? Scientifically, what do you call them? Gene silencing, gene editing, conditional knockout, है ना? Yes, Gene knocking. जीन साइलेंसिंग और जीन नॉकडाउन भी कर सकते हैं. और क्या कह सकते हैं? नॉक जस्ट हम जीन लोग सिर्फ प्रोटीन को मतलब बनने नहीं दे रहे, उसको हाँ. ट्रांसलेशन नहीं करने दे रहे, by using so the that expression. so that वो डिजीज मतलब कॉज ना हो इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल में. हाँ. सो that's जेनेटिक why- डिसऑर्डर जिसको होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं इसको. So what is the Gene exact knock- terminology you can use? You can use all the terminology: gene silencing, gene editing, conditional knockout, even knock in. Right? So how many terms are there? 1, 2, 3, 4, and 5 terms are there for the same consequences. अब क्या नहीं यूज कर सकते हो यहाँ पे? जीन नॉकआउट वर्ड यू कैनॉट यूज. यस Conditional you can use. Conditional gene knockout you can use. You cannot use gene knock out. ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते. And what is the conditional knockout? Again I am coming to that part. Conditional knockout is very specific term and very highly used these days. आपने देखा होगा कि एक कोरोना डिटेक्टिंग डिवाइस बनाया गया है based on the CRISPR-Cas9 technology. Alright, so all these gene editing tool, it may be site-specific recombinase using the Cre-Lox-P, right? That is the targeted mutation or targeted, you can say, removal of the gene, or you can say by using the ZFN, zinc finger nucleases, TALEN is the transcriptional activator like effector nuclease, and the very short palindromic repeats are there in the CRISPR-Cas9. So all these can be used to edit specific gene. Note कर लो. All they are used for editing specific gene. तो इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा है कि you cannot you are not going to disturb other genes, very specific genes, right? So suppose आपका फ़ायदा है कि suppose you know the gene X, gene Y is there, right? And this is going to produce some lethal consequences in the, and that is going to be the cause of death of individual. अब यहाँ पे कौन सा टूल यूज करोगे? Right, you cannot use gene knockdown. You cannot use gene knockdown. You cannot use. Rather than gene knockout भी नहीं यूज कर सकते. Why you cannot use the gene knockout? डीएनए डिस्टर्ब हो जाए. पूरा जीन डिस्टर्ब करना पड़ेगा, पूरा जीन हटाना पड़ेगा. This is not the complete erasing of the gene. Knockout means complete erasing of the gene. Okay, complete erasure of the gene. So if there is a complete erasure of the gene, then there is a problem. Now you want to remove only those lethal genes. Then you are going to use conditional knockout. And what are the different type of conditional knockout and specific terminology that is used here? If you don't want to use this conditional knockout, this is called as the gene editing. So nowadays this is more popular, but before that this was more popular, Cre-Lox-P. तो 2018 तक देखोगे तो CSIR ने इस पे पूछा क्वेश्चन, Cre-Lox-P पे 2014 से लेकर लगातार पूछा है इसको, Cre-Lox-P को. बट अभी इस पे ज़्यादा वो फोकस करने वाले हैं.
सो दैट्स वाई मुझे लगा ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई प्रोफेसर आपके इंडिया में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं क्लियर करेगा उसको, क्योंकि खुद ही क्लियर नहीं होता है। ज़्यादातर जो CSIR के कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो तो MSc ही होते हैं एक तरीके से, बस JRF क्वालिफाई हो गया तो दे बिकम्स टीचर्स। तो दिस इज़ लाइक ए कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कि ऑपरेशन करना सीखा नहीं कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, तो दिस इज़ बिकम लीथल। तो यू हैव टू यूज़ द कंडीशनर नॉकआउट टू रिमूव द लीथल जीन, लाइक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज, है ना, ZFN, टैलिन के बारे में कोई नहीं जानता तो दे कैन आस्क कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टैलिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। So this is somewhat related to the transcription, right? Zinc finger nuclease. Now they are targeting the again activator system, right? And if you are using the short palindromic sequences like CRISPR-Cas9, then this may have the better editing tool. Okay, so that's why we have studied a lot about the molecular cloning, why the molecular cloning and in vitro cloning studies, cassette mutagenesis study we have studied, transposon mutagenesis we have studied. So these are now ineffective tool जो भी हमने पहले पढ़ाई करी। अब इफेक्टिव टूल क्या है? मॉडर्न टूल आप लैब में जैसे जाओगे, खास करके ये CSIR लेबोरेटरी में आपको मिलेगा, जितने भी CSIR लेबोरेटरी हैं, या IIT बॉम्बे में मिलेगा, IIT कानपुर में मिलेगा, BHU में मिलेगा, JNU में भी मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा, TIFR में मिलेगा, CCMB में मिलेगा, बाकी और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो कहीं लोकल जगह से PhD करने का बस ये है कि डिग्री मिल जाएगी, राइट, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। और मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी दे आर यूजिंग दिस मॉडर्न टूल टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक, क्योंकि ऑल दीज आर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, तो आपको इसकी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सम टाइम होता है कि you are not having the JRF but still you have qualified your CSIR net, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, तो they are taking the interview and not only the 1 round interview, there are 3 to 4 round interviews, तो आप उसमें बहुत अच्छे से बोल पाते हो क्योंकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर है, राइट। सो ट्रांसपोजन म्यूटेजेंसिस हमने कल स्टडी किया ही था, थोड़ा सा और बता देते हैं कि दिस इज़ काइंड ऑफ मतलब आउटडेटेड टूल है टू क्रिएट म्यूटेजेंसिस। अब पुराने टाइम में जब आपका ये सारे मॉडर्न टूल नहीं थे, जीन एडिटिंग टूल नहीं थे, जीन नॉकआउट वाली चीज़ें नहीं थी, तो ये ट्रांसपोजन म्यूटेजेंसिस स्टडी करते थे। वाई? बिकॉज दे वेयर यूजिंग 2 स्ट्रैटजीज। एक तो दे आर सपोज दिस इज द जीन एंड समवेयर दिस इज द ट्रांसपोजन, यहाँ पे ट्रांसपोजन है, ठीक है। तो ये क्या करते थे ट्रांसपोजन, दे वेयर क्रिएटिंग अनदर कॉपी विदाउट लीविंग देयर प्लेस। अब ये क्या कर रहे हैं, दे आर जंपिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, राइट। तो नाउ both the gene have transposons, right, and also the most beneficial part was that कि जैसे हमें ज़रूरत पड़ती थी ना कि हमें कोई रिपोर्टर जीन साथ में हो, मार्कर जीन हो, ओके, तो एंटीबायोटिक सिलेक्शन जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या रिपोर्टर जीन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद देम, तो आपको इजी होता है सिलेक्शन करने में। और ये होता है कई बार कि दिस ट्रांसपोजन, दिस इज द ट्रांसपोजन, ओके, दिस इज द ट्रांसपोजन्स। सो दिस ट्रांसपोजन इज गोइंग टू जंप लीविंग इट्स प्लेस, और कुछ पार्ट वो जीन का ले जाते हैं यहाँ से, है ना, कुछ पार्ट वो जीन का ले जाते हैं। तो दैट इज अनदर स्टोरी, यू कैन सी दिस इज द जीन। अब यहाँ पे जो जंप किया तो नाउ दे आर लीविंग देयर ओरिजिनल प्लेस एंड एग्जैक्टली दे आर अटैचिंग टू द न्यू प्लेस। तो जहाँ पे इन्होंने अटैच किया दे आर डिसफंक्शनिंग दैट जीन फंक्शन। तो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द TN ट्रांसपोजन एंड दिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव प्लाज्मिड। So now you are going to see that in between the plasmid there is a insertion of transposons.
So if you can now select the transformants. Transformants means this is recombinant DNA. What you call them as a rDNA. अभी जो rDNA बना, now they have the benefit that beneficial part is that कि they can show the temperature sensitive behavior. So either they may be showing the permissive temperature behavior or shift to restrictive temperature. So how you can select them? You can screen them by the antibiotic selection. So since they are moving along with the antibiotic resistant gene, so if you are using the antibiotic, then you can see that gene is going to degrade the antibiotics. So now you can create such a transposon mutant library. You can screen for the required mutant and then transposon inactivated chromosomal gene, right? And clone the chromosomal fragment carrying the transposon. This is the complete story of transposon mutagenesis. Okay. तो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि सपोज आपको परमिसिव टेम्परेचर या रेस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर का एक प्लाज्मिड बनाना है, right? Then which strategy will be better? So in this case, transposon mutagenesis is better than other technique. Why? Because you have a benefit that they have the antibiotic resistant gene, and you don't have to bother for the presence of antibiotic resistant gene or not. So already they are having such kind of genes. This is helpful in the selections. Okay. So I think you are better now with this part, how this mutation is created, transposon mutagenesis, how their jumping strategy already discussed. This is suppose gene A and gene 1, gene 2, transposon is moving from this place to gene 2, right? So this gene 2, this condition is called as the transposition. Okay, what is this condition is called as? This condition is called as the transposition. So you can see now second strategy, gene 1, and then they are moving, taking this part. तो ये जीन A का पूरा पार्ट लेके मूव कर रहे हैं. तो नाउ दिस प्लेस इज गोइंग टू बी ब्लैंक. ये वाला देखो यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ब्लैंक हो गया पूरा, ठीक है. तो दे आर मूविंग कम्प्लीटली, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजन म्यूटेजेनेसिस. तो मैंने बताया ये आपको ऑलरेडी कि दो तरह की स्ट्रेटजी इनकी होती है. इधर दे आर मूविंग कम्प्लीटली और दे कैन लीव सर्टेन पार्ट, ठीक है ना. ओके, सो विच टाइप ऑफ so two transposon widely used in such kind of transposon mutagenesis like TN5 neomycin and kanamycin distance and TN10 along with the tetracyclination. तो ये पूछा हुआ सी सर में TN5 का मतलब क्या है, TN5 ट्रांसपोजन का मतलब क्या है. TN5 मीन्स सीधे सीधे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का नाम याद रखो, नियोमाइसिन. क्वेश्चन है. हाँ, नियोमाइसिन केनामाइसिन. अंजू बेटा समझ में आ रहा है? अंजू आवाज आ रही बेटे? हेलो अंजू है भी कि नहीं है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. चलो हो तो बोल दो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है. फिर ट्रांसपोजन विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, ये याद होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं. TN10 टेट्रासाइक्लिन सीधे सीधे एक ही है. 5 है तो 2 एंटीबायोटिक है, 10 है तो 1 एंटीबायोटिक, ठीक है ना. तो दे आर हैविंग द बेनिफिट दैट एंड दे आर ऑलरेडी हैविंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, ये सबसे अच्छा पार्ट है. ये इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जैसे बेसिक लेबोरेटरी जहाँ पे होती है ना, आपको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है. ओहो, अंजू कह रही है कि हैंग हो गया इसका सिस्टम.
ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बस समझ में आना चाहिए। देखो दिल से जब समझ में आता है तो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। कैन यू बिलीव दिस, कि अगर आपको छोटी सी भी चीज़ समझ में आती है ना, एक लेक्चर में अगर आपने छोटी भी चीज़ अच्छे से समझ ली, देन इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट। ओके, तो अब आप देखो इंसर्शन मेटाजेनेसिस भी करा सकते हो और डिलीशन मेटाजेनेसिस भी करा सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉसिबल विद द ट्रांसपोजॉन मेटाजेनेसिस, व्हाट इज पॉसिबल विद मेरे ऑडियो की तरफ से कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही आपको? ट्रांसपोजॉन म्यूटाजेनेसिस, तो पहला क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस, इंसर्शनल एंड डिलीशन म्यूटाजेनेसिस, राइट? डिलीशन म्यूटाजेनेसिस. And what is the best part of transposon benefit of transposon mutagenesis? Benefit of transposon mutagenesis, बोलो? They carry antibiotic resistant gene, marker gene, carry marker gene. Okay. तो अगर कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, हाँ, कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन against in hospital. So what is the reason beta? Transposon mutagenesis. ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, तीन चीज़ें निकल के आई. What is the possible transposon mutagenesis? दोनों, insertional mutagenesis, deletion mutagenesis. What is the beneficial part of transposon? They carry the marker gene. TN5 में दो क्या क्या नाम है बताओ? टिनोमाइसिन, नियोमाइसिन, है ना, KN, और TN10 में टेट्रासाइक्लिन. तो इसको याद कर लो, TT10 है ना, और TKN 5 TT10. 10 में होगा तो टेट्रासाइक्लिन और T5 में केनामाइसिन और नियोमाइसिन. कितने अच्छे से समझ में आ गया है ना. सो नाउ यू कैन क्रिएट द सुसाइड प्लाज्मिड. व्हाट इज द सुसाइड प्लाज्मिड? आदमी को सुसाइड करते हुए देखा था बट व्हाट इज द सुसाइड प्लाज्मिड, है ना. तो ये प्लाज्मिड एक्चुअल में सुसाइड नहीं करते हैं, दे आर रेगुलेटेड प्लाज्मिड, है ना. दो तरह की प्लाज्मिड हो सकती है. यू कैन कंट्रोल द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एट लो टेम्परेचर. प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एट लो टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज द परमिसिव प्लाज्मिड. अभी समझ में आया व्हाट इज द परमिसिव प्लाज्मिड, है ना. और दूसरा हो सकता है प्लाज्मिड दे आर रेप्लिकेटिंग एट 42 डिग्री से, मतलब आपने 30 डिग्री पे अगर किया तब तो ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है. लेकिन अगर 42 पे कर दिया तो रेप्लिकेशन स्टॉप्स. अब इसी वजह से इसको कहेंगे सुसाइड प्लाज्मिड. दे विल नॉट एबल टू ग्रो एट द हायर टेम्परेचर, राइट. ठीक है. yes, तो इस तरीके से यू कैन स्टोर, यू कैन मेक ए लाइब्रेरी that will be called as the transposon
म्यूटाजेंसिस लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो अब इसी के आधार पे कभी कभी पूछ देते हैं कि कैन यू प्रिपेयर द ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। यस, you can prepare auxotrophic mutant that will grow, they are growing when you are supplying on supplement of specific amino acid। तो ये भी पूछा वैसे सर, what is the auxotrophic mutant? That mutant that is growing on supplement of specific amino acid, all right। So can you use the PCR for locating transposon mutagenesis? Yes, you can use the inverse PCR to detect, है ना। मगर मान लो ट्रांसपोजन तो रुकेगा नहीं, दे आर कंटिन्यूसली डूइंग देयर फंक्शन। तो इफ यू वांट टू डिटेक्ट, जैसे RT-PCR से वायरसेस का डिटेक्शन कर रहे हो, वैसे यू कैन detect integrated transposon by inverse PCR, ठीक है ना। तो कैसे पहचान सकते हो? by using the specific marker, by using specific marker। specific marker। तो यू आर कटिंग, जो जहाँ पर लगता है कि यहाँ ट्रांसपोजन आया हुआ है, तो यू हैव टू कट दैट जीन, कट करो, इंट्रामॉलिक्यूलर लाइगेशन करो प्राइमर की, राइट। और सॉरी, पूरे जीन को सर्कुलर बना लो एंड देन PCR एम्पलीफाई फ्लैंकिंग रीजन यूजिंग ट्रांसपोजन स्पेसिफिक प्राइमर। तो ट्रांसपोजन स्पेसिफिक प्राइमर होगा तो वो रीजन एम्पलीफाई होगा। नहीं, अगर आपने देखा कि अगर ट्रांसपोजन नहीं है तो देन दैट पोर्शन विल नॉट बी एम्पलीफाई। तो दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स PCR। इनवर्स PCR आप क्या कर सकते हो, कट द DNA विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला चीज, रिवर्स PCR के बारे में पूछ सकते हैं, इनवर्स PCR कि व्हाट इज द इनवर्स PCR। तो इसमें पहला स्टेप है कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नोट कर लो, कटिंग विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शॉर्ट में नोट कर लो, है ना। दूसरा क्या करना है, स्टेप 1, हाँ, लाइगेशन, सेल्फ लाइगेशन, इसको सर्कुलर मॉलिक्यूल बनाना है। थर्ड क्या करना है, ट्रांसपोजन स्पेसिफिक मार्कर अटैच करना है, ट्रांसपोजन स्पेसिफिक मार्कर यूज करना है, राइट, ठीक है। और क्या करना है फिर, नाउ यू कैन either you go for the sequencing from transposon specific fragments, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनवर्स PCR। PCR का तो अलग ही होता है, इसमें सेल्फ लाइगेशन नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं होगा, ओके, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? यस सर। अब एक ट्रांसपोजन पूछा जाता है, P एलिमेंट्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ P एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला, कि ये कैसे होता है ना। तो हाउ दिस ट्रांसपोजिशन ऑकर, ट्रांसपोजिशन ऑफ P एलिमेंट एज विद द बैक्टीरियल ट्रांसपोजन्स रिक्वायर द एक्शन ऑफ ट्रांसपोजेस, राइट। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे P एलिमेंट एज ए क्लोनिंग वेक्टर एंड दिस इज द IR इंसर्ट, यहाँ पे P एलिमेंट है बीच में,
ठीक है ना। तो पी एलिमेंट कोडिंग फॉर द ट्रांसपोजिशन, मतलब ये एक एंजाइम को कोड कर रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोजिशन के लिए, जंपिंग के लिए, राइट। अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू जंप, and jumping is called as the transposition. So copy of p element at new sites, integration of insert into the genome, ठीक है। This is called as the transposition of p element in Drosophila. तो अगर मल्टीपल कॉपी जाता है तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर ट्रांसपोजेज एक्टिव है मतलब p एलिमेंट कोडिंग फॉर एंजाइम ट्रांसपोजेस, ये कॉज करेगा ट्रांसपोजिशन। लेकिन अगर आपने p एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया तो नो ट्रांसपोजेज एंड नो ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। कहते हैं कि मान लो एक स्पर्म है ना, पी स्ट्रेन था एक फ्लाइज का, इसका स्पर्म फर्टिलाइज करता है ऐसे फीमेल को, ऐसे एग को, दैट इज विदाउट पी एलिमेंट्स, ठीक है। पी एलिमेंट्स का मतलब नो ट्रांसपोजेशन, करेक्ट, ठीक है बेटा, नो ट्रांसपोजेशन। लेकिन जैसे आया स्पर्म आ गया, अब क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोजेज एक्टिव, एक्टिव हो गया क्योंकि आ गया ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस विल शो लो म्यूटेशन और हाई म्यूटेशन, क्या सही होगा, लो म्यूटेशन और हाई म्यूटेशन, बताओ। तो अगर ट्रांसपोजेज एक्टिव हो गया तो इट विल शो वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है बेटा। तो दिस द फंक्शन ऑफ पी ट्रांसपोजान। तो मान लो अगर पी एलिमेंट प्लस लैक जेड आ गया, ठीक है ना, लैक जेड प्लस वीक प्रमोटर, अब ये मान लो तीनों हैं साथ में, है ना, जैसे एक केजरीवाल है ना, और कोई उग्रवादी आ जाए साथ में, पी एलिमेंट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, है ना। तो ये केजरीवाल है, ये KPL लैक जेड आ गए, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे बोलो, और अगर इनको साथ में अटैच कर दिया इनहेंसर एलिमेंट के साथ, मतलब जो इस आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है, केजरीवाल का मतलब ही नहीं है, इनहेंसर एलिमेंट साथ में है, तो क्या होगा, अब क्या होगा, देखो पी एलिमेंट जहाँ जहाँ जाएगा, अब ये लैक जेड है, लैक जेड को चाहिए प्रमोटर, लैक जेड विल रिक्वायर प्रमोटर। तो पहले अगर पी एलिमेंट लैक जेड होता तो लैक जेड जाता तो जरूर, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता। नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ऑफ वीक प्रमोटर एंड इनहेंसर एलिमेंट, लैक जेड एक्सप्रेशन ऑन, expression is on, without no promoter, without promoter off, without promoter this is off। आफरीन, तुमने मिस कर दिया बहुत सारा लेक्चर, बहुत बढ़िया लेक्चर चला। विपांची बताओ कैसा लेक्चर गया अभी तक का, जबरदस्त। म्यूटाजेनेसिस का ऐसा लेक्चर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। पर वो तो आज मैंने खुद ही देख, जब मैं दोबारा से मैंने आज म्यूटाजेनेसिस फिर से वो करा था ना, तो मैं फिर से देखा, फिर से अच्छे से पढ़ा, उसको सारा नोट्स बनाया कल वाले लेक्चर का। लेकिन आज
आज जो पढ़ाया है वो पुराना कॉन्सेप्ट सब चेंज हो गया है। विपांची जरा समराइज कर दो हमने क्या पढ़ा बेटा 5 मिनट में। हाँ दीपांशी, रिवाइज हो जाएगा। हाँ तुम्हारा भी याद हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। सब वाइट बोर्ड कर दीजिए, वाइट वाइट बोर्ड ऑन करें? अच्छा चलो। चलो आई थिंक एक बोर्ड था, वाइट बोर्ड कहाँ था? एक वाइट हमने रखा हुआ था। हाँ ये बोर्ड था ना। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अभी तक हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था राइट। एग्जैक्टली व्हाट इज म्यूटाजेंसिस? म्यूटाजेंसिस इज ए 10th स्टैंडर्ड टर्म। समझ गए आप? आज की डेट में कोई म्यूटाजेंसिस टर्म यूज नहीं करता। आप क्या यूज करते हैं? दिस इज द ओल्ड टर्म, राइट विपांची? चलो टेल मी व्हाट इज द न्यू टर्म फॉर म्यूटाजेंसिस? बोलो। जी नॉक आउट। नॉक आउट मतलब कंप्लीट रिमूवल, कंप्लीट जीन रिमूवल। ठीक है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको ये। म्यूटाजेंसिस हमारा 10th और 12th स्टैंडर्ड का बेटे आजकल ये CSIR पूछ जाते हैं जीन नॉक आउट। व्हाट इज द जीन नॉक इन? नॉक इन क्या है बेटा? जीन को इंसर्ट करना नहीं, एक्सप्रेशन डाउन करना जीन का। एक्सप्रेशन डाउन बाय यूजिंग mRNA, shRNA। ABCCR में देखोगे इस पर आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। shRNA, mRNA और siRNA। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि अचानक से इस पे क्यों पूछने लगे हो? क्योंकि म्यूटेशन अभी टर्म गया। अच्छा LOXP क्या है बेटा? LOXP क्री रिकॉम्बिनेंस, ये किस तरह का म्यूटेशन है? बोलो। दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल नॉकआउट। देखा आज हमने क्या पढ़ाया? तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। CRISPR-Cas9 ये किस तरह का टूल है? कंडीशनल नॉकआउट या जीन एडिटिंग, एक ही टर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। या जीन साइलेंसिंग, सारे टर्म एक ही जैसे हैं, राइट? कंडीशनल नॉकआउट, जीन एडिटिंग, जीन साइलेंसिंग, राइट? तो इसमें कई टेक्नोलॉजी है। टैलेन बताया अभी, ZNF बताया, टालेन, जिंक फिंगर, जिंक न्यूक्लियस जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ZFN, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टालेन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये तो पुराने टर्म में यूज करते थे। अभी सबसे ज़्यादा CRISPR-Cas। व्हाट इज द CRISPR-Cas9? दिस इज बेटा व्हाट? दिस इज ए शॉर्ट, हाँ शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। देखा आफरीन? कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, रात भर में रिसर्च होती है मेरी शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, CRISPR-Cas9, LOXP। तो आपको कितने जल्दी में सारा बता दिया। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोजॉन म्यूटाजेंसिस। ट्रांसपोजॉन म्यूटाजेंसिस किस तरह का है? दिस इज 2 टाइप, मे बी इंसर्शनल म्यूटाजेंसिस, मे बी डिलीशन, राइट? तो ये ट्रांसपोजॉन म्यूटाजेंसिस का बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे है? इंसर्शनल म्यूटाजेंसिस का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन द हॉस्पिटल।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन हॉस्पिटल। अच्छा ये बताओ एपोप्टोसिस जीन BCL2 P53 के बारे में कैसे पता चला था कि दे हैव द रोल इन ऑन्कोजेनिक? Their oncogenic role was decided by which study? Gene knockout, gene knock-in? नॉकआउट से हैं? तो जीन नॉकआउट गलत, 101% गलत। नॉकडाउन सर, साइलेंसिंग। हाँ, जीन नॉकडाउन से। तो ये इसके अगेंस्ट में ये 60 हेयरपिन लूप RNA, siRNA सब यूज करके स्टडी किया गया एंड दे फाउंड दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जीन। ब्रेस्ट कैंसर की जीन कैसे पता चला? जीन नॉकडाउन से। एक्सप्रेशन को नॉकडाउन कर रहे हैं ना, mRNA को इनहिबिट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन नॉकडाउन मतलब इनहिबिट ये हमारे, इसलिए मैं कह रहा था ना कि तुमने बहुत बड़ा लेक्चर आज मिस किया है। मैंने इतने डिटेल में पढ़ाया है कि हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। ब्रेस्ट कैंसर, ओबेसिटी कैंसर, जितने भी जीन हैं सब इसी से पता लगता है, एक्सप्रेशन नॉकडाउन से। और कोई तरीका नहीं है। जितना जीनोमिक स्टडी कर रहे हो, जीन की स्टडी कर रहे हो, नॉकआउट का बड़ा स्पेसिफिक रोल है। ये कहाँ पे होता है? जैसे डिजेनरेटिव डिजीज ब्रेन में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी किया था जीन नॉकआउट से। या हार्ट से रिलेटेड कौन सी जीन है उसको पता किया था जीन नॉकआउट से। कंप्लीट रिमूवल ऑफ द जीन एंड देन दे आर स्टडिंग द फंक्शन। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का एक जीन अभी हमने बताया था। तो आई थिंक दिस इज मोर क्लियर। ट्रांसपोजन मेटाजेनेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अब आपको लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसपोजन मेटाजेनेसिस पे ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि ट्रांसपोजन मेटाजेनेसिस TN5 हैविंग 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, केनामाइसिन और नियोमाइसिन। TT10 का फार्मूला यानी टेट्रा साइक्लिन। फिर बता रहे थे सुसाइड प्लाज्मिड, हाउ टू क्रिएट द सुसाइड प्लाज्मिड, व्हाट इज द ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट। सुसाइड प्लाज्मिड ने बताया कि यू कैन डिसाइड कि at low temperature, at permissive temperature, the plasmid is going to replicate. At higher temperature, they are not going to replicate. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। या जैसे 42 टेम्परेचर करोगे रेप्लिकेशन स्टॉप्स, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द परमिसिव रेप्लिकेशन, परमिसिव प्लाज्मिड। तो ऐसे प्लाज्मिड को सुसाइड प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे बता रहे थे कि अगर मान लो यू वांट टू डिटेक्ट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोजन्स इन द जीन, तो विच टेक्निक इज बेस्ट? तो इनवर्स PCR इज द बेस्ट। ठीक है बेटा। एंड देन वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ P एलिमेंट्स। तो व्हाट इज द P एलिमेंट? P एलिमेंट डिकोडिंग फॉर द एंजाइम, बोलो विपंची, ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोजिशन। तो अगर मान लो P स्ट्रेन की फ्लाइज का स्पर्म ऐसे एग से फ्यूज करता है जहाँ पे कि कोई भी P एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो P एलिमेंट, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन और लो रेट ऑफ म्यूटेशन, टेल मी। अगर मान लो स्पर्म ऐसे एक को फ्यूज करता है जहाँ P एलिमेंट नहीं है, तो रेट ऑफ म्यूटेशन विल बी हाई या लो? चलिए बेटा। हेलो। लो होगा। लो नहीं, हाई होगा, क्योंकि ट्रांसपोजान स्पर्म से एग में आ गया। तो एग में नहीं था लेकिन ये अब आ गया, तो यहाँ पे देखो P एलिमेंट होगा तो ट्रांसपोजेज बनेगा। P एलिमेंट आ गया ना स्पर्म से एग में, ये तो ट्रांसपोजेज एक्टिव हो गया। ट्रांसपोजेज एक्टिव हो गया तो देखो ट्रांसपोजिशन का रेट हाई हो गया ना, तो वो इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, तो रेट ऑफ म्यूटेशन विल बी वेरी हाई। हाई नहीं, वेरी हाई। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे
कि अगर वीक प्रोमोटर ले लें, पी एलिमेंट भी ले लें, लैग जेट भी ले लें और इन्हेंसर एलिमेंट भी ले लें, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो लैग जेट तो पी एलिमेंट के साथ मूव करेगा बट एक्सप्रेस नहीं करेगा। एक्सप्रेशन के लिए चाहिए इसको वीक, सर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर चाहिए नहीं भैया, हाई एक्सप्रेशन हाई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए ना, हमने वीक प्रोमोटर लगाया तो एक्सप्रेशन तो स्टार्ट हो गया ना। हाँ एक्सप्रेशन तो होगा पर इतना अच्छे से नहीं होगा क्योंकि वीक प्रमोटर है। तो हमें स्ट्रॉन्ग कराना ही नहीं है, क्योंकि हम एक टेक्निक की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इनहैंसर ट्रैपिंग। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इनहैंसर। ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा बेटा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको पूरे इंडिया में, सारी कोचिंग में पैसे दे के घूम लो, कोई नहीं पढ़ाएगा। जो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग होगी कोई नहीं पढ़ाएगा, सारे फार्मूला पढ़ा रहे हैं। और किसी के बच्चे बहुत ही रेयरली क्वालिफाई करते हैं CCMB, TFR, IIT बॉम्बे, BHU, IIT कानपुर, जो कि टॉप के इंस्टीट्यूट हैं इसमें, JNU है ना। दीपांची अगर थोड़ा मेहनत करे तो JNU जा सकती है, तुम भी जा सकती हो। अपने एक टारगेट बनाओ इंस्टीट्यूट का, जाना कहाँ है, जहाँ तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। तुम्हारे क्लोज में जैसे आफरीन, तुम्हारे क्लोज में कौन सा इंस्टीट्यूट है बेस्ट? IIT कानपुर। हाँ यस सर। सबसे बेस्ट टॉप का, वर्ल्ड टॉप का है, वर्ल्ड में टॉप 10 रैंकिंग है, मैं बता दूं तुम्हें IIT कानपुर का। तो वहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी एडवांस है, तुम जाओगी ना तुम्हारी आंखें फटी रह जाएगी कि तुम्हें लगेगा अमेरिका। और वहाँ से बच्चे डायरेक्ट अमेरिका जाते हैं, 2 साल 3 साल रिसर्च किया, भाग गए अमेरिका। क्योंकि वो जब नाम भेजते हैं ना अपना कि मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ, US में जब अप्लाई करते हैं वो इमीडिएटली उनको बुला लेते हैं। तो ऐसा नहीं आपके नाम से सिलेक्शन होता, आपके जो कहाँ पे अटैच हो आप। मैं BHU क्यों अटैच रहा? क्योंकि BHU का मतलब BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अनपैरेलल इंस्टीट्यूट है। ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो सारे इंस्टीट्यूट को ब्रांड है। हाँ, इसीलिए आज देखो CSIR में जब मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था देन, तो मेरे सामने मुझे लग रहा था क्या है, बट अभी देखो BHU का पूरा आपको दिख रहा होगा। जो BHU की छाप है ना, वो पड़ती है आपके इंस्टीट्यूट की छाप, वो कल्चर डेवलप होता है। इतना हाई स्टैंडर्ड कोई नहीं देगा आपको। बच्चे या तो भाग जाते हैं हमारे पढ़ाते समय या तो फिर पढ़ने ही लगते हैं। तो दिस इज द, अच्छा कल पूछ रहे थे सिग्नेचर टैग्ड म्यूटाजेंसिस क्या है? यस सर। हाँ, इसमें कई टर्म है, सिग्नेचर प्लस टैग्ड प्लस म्यूटाजेंसिस। इसको ऐसे समझो, अगर ये दोनों टर्म हटा दें, सिग्नेचर टैग्ड, तो दिस इज सिंपल ए PCR म्यूटाजेंसिस, ठीक है ना, या ट्रांसपोजान म्यूटाजेंसिस सिंपली, राइट। तो अब अगर कोई टैग ले लिया, देन क्वेश्चन इज व्हाट टैग एंड हाउ टू टैग, हाउ टू टैग, तब इसी का नाम हो गया टैग्ड म्यूटाजेंसिस, राइट। तो अब आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप सिग्नेचर टैग्ड म्यूटाजेंसिस का, ट्रांसपोजान म्यूटाजेंसिस, म्यूटाजेंसिस, ठीक है। तो टैगिंग किसकी हुई? ट्रांसपोजान की, बात समझ गए? टैगिंग किसकी हुई? ट्रांसपोजान की। आप ट्रांसपोजान म्यूटाजेंसिस करके यू हैव टू मेक द लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजान म्यूटेंट लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब these clones, you can say these library as a clones। अब ये जहाँ भी ट्रांसपोजान गया है, सपोज दिस इज द जीन, और माइस के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे जीन थी, यहाँ चला गया आपका ये ट्रांसपोजान। क्या है ये? ट्रांसपोजान, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये गया, नाउ दे हैव द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर अनेबल टू रेप्लिकेट इन माइस। ये माइस का जीन है, ट्रांसपोजान अटैच हो गया, नो रेप्लिकेशन, ठीक है। सो अगर मान लो इन्फेक्टेड माइस में
अब हम ढूंढने की कोशिश करें कि ये ट्रांसपोजान जो टैग किया था वो है कि नहीं है, तो वो आपको क्या मिलेगा? नो। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेट ही नहीं किया ना, रेप्लिकेट नहीं किया। तो अब आपको इसको ढूंढने के लिए स्पेशली प्रोब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रोब। ऐसे जनरली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेप्लिकेट तो किया नहीं कि ढेर सारा बने, तो ढेर सारा बना नहीं, जो टैग किया था वही है सिर्फ, ठीक है ना। तो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैग बाय यूजिंग प्रोब टू आइडेंटिफाई टैग। कौन सा टैग? टैग इज ट्रांसपोजान, टैग इज ट्रांसपोजान। तो इसलिए इसको कहते हैं सिग्नेचर टैग म्यूटाजेनेसिस। सिग्नेचर टैग म्यूटाजेनेसिस। सिग्नेचर टैग याद कर लो। पहला स्टेप क्या था? बोलो। ट्रांसपोजान म्यूटाजेनेसिस किया। दूसरा, हाँ, लाइब्रेरी बना लिया, म्यूटेंट लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें से एक क्लोन लेके हमने डाल दिया माइस जीन में। And now we are using probe to find out कि क्या है स्टेटस, रेप्लिकेट किया कि नहीं। तो we know कि they are not replicating in the mice gene, ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रांसपोजान्स की इन्फेक्टिविटी थी वो लॉस्ट हो गई। ट्रांसपोजिशन होता है ना, ट्रांसपोजान का मतलब ट्रांसपोजिशन, वो जंप करे, वो इन्फेक्ट करे, जंप करे, वो जंपिंग एक्टिविटी खत्म हो गई। तो अगर जंपिंग एक्टिविटी होती तब भी डिटेक्ट होता। जंपिंग एक्टिविटी इज एब्सेंट, देन आल्सो यू कैन टैग। तो नाउ यू कैन यूज द PCR amplified tag, PCR amplified tag along with the probe to detect the actual status of this mutant. So negative clone show the absence of tag in the mice, clone are recovered from the original array. This is called as the signature tagged mutagenesis. हाँ, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? सिग्नेचर टैग्ड म्यूटाजेनेसिस क्यों कहते हैं, इसी को अभी खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट, वी आर मॉडिफाइंग ट्रांसपोजान, राइट, creating mutant library, right? So that mutant library is tagged with modified transposon. अब वो TN5 वाला होता, TN10 वाला होता तो उसका भी नाम लेते, लेकिन हमने क्या किया, वो वही है ट्रांसपोजान लेकिन उनको मॉडिफाई कर दिया, राइट। उनका सिर्फ एक स्पेसिफिक टैग लिया। स्पेसिफिक टैग मतलब वेरिएबल सीक्वेंस को हम टैग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोजान लिया बेटा, दिस इज मॉडिफाइड, दिस इज नॉट सिंपल। कैसे मॉडिफाइड है? वी हैव एडेड ओनली, सेलेक्टेड ओनली हाईली वेरिएबल सीक्वेंस। आफरीन चले गए लग रहा है, सीक्वेंसेस आफरीन चले गए, बिजी है। नहीं सर, मैं यही हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सर, ये समझ में आया ना? जी सर। ठीक है। तो ये टैग स्पेशली है, इसमें सबसे स्पेशल चीज क्या है? टैग। टैग क्या है? हाईली वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोजान, नथिंग एल्स। तो हाईली वेरिएबल रहने से क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन की एक्टिविटी इसकी खत्म हो गई, है ना। लेकिन ये आइडेंटिफाइड है बाय द प्रोब, यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय द प्रोब। तो दो तरह के क्लोन बनेंगे, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब जहाँ पे बिल्कुल ये हाईली वेरिएबल सीक्वेंसेस एब्सेंट हैं, उनको कहोगे नेगेटिव क्लोन, क्योंकि प्रोब इज नॉट एबल टू बाइंड, तो वहाँ पे ब्लैंक आएगा, है ना। ये चीज़ देखो डायग्राम, यहाँ पे ये वाला, ये डायग्राम देख रहे हो,
अब इससे पूछोगे फायदा क्या है सर, हम क्यों कर रहे हैं जब इसमें ट्रांसपोजान का कुछ है ही नहीं है। अच्छा। तो हम ये कर क्यों रहे हैं? तो देखो ट्रांसपोजान का हमने क्या लिया, हाईली वेरिएबल वेरिएबल पार्ट। जीन, यस। है ना। तो इसकी इन्फेक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि ये कोड करता, अगर कंप्लीट रहता तो ट्रांसपोजेज को कोड करता, और ट्रांसपोजेज अगर होता तो ये इन्फेक्टिव ट्रांसपोजान होता, इन्फेक्टिव ट्रांसपोजान होता। म्यूटेशन ठीक है, हाँ इन्फेक्टिव ट्रांसपोजान होता। अभी हमने जब हाईली वेरिएबल लिया तो ट्रांसपोजेज गायब, तो इसकी इन्फेक्टिविटी गायब। अब अगर मान लो किसी जीन में, ये जीन है जो कि हाईली इन्फेक्टिव है, जैसे कोरोना की बात कर रहे हैं, मान लो ये पोर्शन है हाईली इन्फेक्टिव, ठीक है। आप अगर इसको टैग करना चाहो तो ट्रांसपोजान भी साथ में आता तो तुम्हें पता नहीं लगता ना। अगर ट्रांसपोजान भी साथ में आ जाता या ट्रांसपोजेज को कोड करता, तो जब ये इन्फेक्ट करता न्यू सेल्स को तो आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि प्रोब तो आपने इसके अगेंस्ट में बनाया ना। योर प्रोब इज रेडी फॉर हाईली वेरिएबल जीन नॉट ट्रांसपोजान्स। तो जब आपने इसको यूज किया तो अब ये एक अलग मार्कर हो गया। क्या हो गया? ये ट्रांसपोजान्स मार्कर हो गया, जिसमें अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपने उसका हाईली वेरिएबल सीक्वेंस को एक्सप्लॉइट कर लिया। अब ये क्या हो गया? ये अटैच हो गया। अब ये इन्फेक्टिविटी जीन अगर इसमें है तो ये पॉजिटिव क्लोन होगा, क्योंकि ये रेप्लिकेट करेगा। अगर इन्फेक्टिविटी है तो दे विल अटैक एंड रेप्लिकेट इन द सेल्स। और अगर इन्फेक्टिविटी इज एब्सेंट, इफ देयर इज नो infectivity in gene, no infectivity in gene, तो क्या होगा? नेगेटिव क्लोन आएगा इस टैग का, नेगेटिव क्लोन फॉर टैग्ड जीन। टैग्ड जीन क्या था? ये हाईली वेरिएबल जीन था, मॉडिफाइड ट्रांसपोजान। क्या बोलोगे इसको? मॉडिफाइड। इसे समझ में आएगा नहीं अच्छा से? हाँ नोट कर लो। जम के समझो ना तो टाइम का भी पता नहीं लगता अच्छे से। ये इस साल का बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है ना, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि अगर इन्फेक्टिविटी को कोड करना हो या आइडेंटिफाई करना हो, है ना, तो कौन सी म्यूटाजेंसिस का यूज़ करोगे? किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, STM। दिस इज STM। क्या नाम? STM, सिग्नेचर टैग्ड म्यूटा। कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरी कोचिंग में सारे ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि देखो डॉक्टरेट असली प्रोफेसर होता है, PhD किया हुआ बंदा, रिसर्चर बंदा, ठीक है। तो इतना नॉलेज नहीं देते हैं। उनका फार्मूला नोट्स तैयार है, वो फटाफट पकड़ा देंगे। अब अनअकैडमी वाले क्या करते हैं? रोज ड्रामे करते हैं, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। अरे 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो वही रिपीट, गुस्सा लगता है सर, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा इसलिए लगता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड की चीज वो दे नहीं रहे हो। 10th क्लास के 12th क्लास की बात करें, अभी अगर आप उनसे पूछो कि सर म्यूटाजेंसिस मुझे पढ़ाइए, कभी भी वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है, इतना ज्यादा एकदम रिसर्चर लगता है कि हाँ रिसर्च करके हो रहा है, ये चीज हो रहा है। हाँ आपस में इतना मजा आता है सर कि ऐसा लगता है कुछ आज कुछ नया जरूर मैंने कुछ सीखा है। हाँ, पुरानी चीजें घिसी पिटी मैंने पढ़ा दी। जो कल लेक्चर था, चलो कैसेट म्यूटाजेंसिस, इनविट्रो म्यूटाजेंसिस, वो जनरल था। जब तक आपका PCR म्यूटाजेंसिस में नहीं, आज इनवर्स PCR पढ़ा दिया, देखो STM पढ़ा दिया, है ना। कल पढ़ाया भी था, वो भी स्पेसिफिक था, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस, SDM और DM, है ना। आज हमने पढ़ाया
जीन नॉक इन, जीन नॉक आउट। अभी तो देखो आने वाले समय में mRNA, shRNA, siRNA कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइक्रो आरएनए से, हेयर पिन लूप आरएनए से, इनहिबिटरी आरएनए से, है ना, कितना क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, मैं भी बड़ा हैरान था। तो मुझे बहुत दिन से तलाश थी इस चीज़ की। तो फिर जब कल मैं अचानक से सोचने लगा कि यार क्लासिफिकेशन क्या है रियल म्यूटाजेंसिस की, तब मुझे पता चल कि रियल म्यूटाजेंसिस तो वो है ही नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो हम हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब नॉलेज के लिए। असली जो म्यूटेशन का पार्ट है वो जीन नॉक इन, जीन नॉक डाउन है। नॉक डाउन एक ही है, नॉक आउट अलग है। कंडीशनल नॉकआउट तो और भी स्पेसिफिक है। कंडीशनल नॉकआउट सीधे जीन एडिटिंग की बात कर रहा है, CRISPR-Cas9 की बात कर रहा है। CRISPR-Cas9 कोई नहीं पढ़ाएगा, दुनिया की फैंसी वीडियो ये वो, मतलब आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका जान खा जाते हैं, नॉलेज एक नहीं देते हैं, और प्लस आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि अगर आप कभी अप्लाई करोगे कोई नॉलेज को तो वो आपसे अप्लाई भी नहीं होगा कि अरे ये क्या था, याद ही नहीं आएगा। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो कि क्या चीज़ है ट्रांसपोजन म्यूटाजेंसिस, क्या है सिग्नेचर टैग्ड म्यूटाजेंसिस। तो किसी से पूछ के देख लो, किसी भी कोचिंग में किसी भी टीचर से रैंडमली आप ज्वाइन करो। आजकल बहुत सारे क्लासेस के लिंक मिलेंगे, आप उनको ज्वाइन करके उनसे पूछो। किसी भी ग्रुप में पूछ दो, कोई आंसर नहीं देगा व्हाट इज सिग्नेचर टैग म्यूटेशन, और आंसर भी देगा तो वो कट पेस्ट करके इंटरनेट से देगा, आपको समझा नहीं पाएगा एग्जैक्टली कि क्या है ना। ठीक है, इसको कहते हैं, एक नया टर्म भी दिया गया है, इसको कहते हैं वॉकिंग डाउन जीन। STM इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग डाउन जीन। वॉकिंग डाउन जीन, हाँ। कोरोना में सब टहलने की बात कर रहे हैं। कोरोना खत्म हो गया सर, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, पता नहीं कितनी इस साल तो फील हो रहा है एकदम गर्मी का। तो नहाओ ना, 3 बार नहाओ, सुबह नहाओ, फिर शाम को 5 बजे नहाओ, फिर रात को 9-10 बजे नहाओ, तब जाके होगा। क्योंकि जितना वो गर्मी रहेगी वो वैक्स जमा होगा बॉडी पे, वो इरिटेट करेगा, वैक्स को हटाना पड़ेगा, है ना। सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मतलब गर्मी बहुत, गर्मी इसलिए कि मानसून आ रहा है ना। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, मैं सर छत पे बैठी हूँ। चलो, अब अगर ऐसा चित्र मिलेगा, मान लो कि दिस इज एलिलिक रिप्लेसमेंट एंड जीन नॉकआउट, तुरंत समझ जाओगे कि कंप्लीट जीन रिमूवल की बात कर रहे हैं। देखा, एक नजर में समझ जाओगे, दे आर टॉकिंग अबाउट द टारगेट जीन डिसरप्शन। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द कंप्लीट एलील रिप्लेसमेंट। तो ये भी पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट हैज अनदर नेम दैट इज कॉल्ड एज द एलिलिक रिप्लेसमेंट। अब ये तो म्यूटेशन हुआ, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा, किसी को पता ही नहीं है। 10th क्लास 12th क्लास का बताया जा रहा है, ये म्यूटाजेंसिस, वो देखो उससे हो गया। अरे भाई छोड़ दो, जीन नॉक इन नॉक डाउन की बात करो अब, है ना। STM की बात करो, सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस की, इनवर्स PCR की बात करो। ट्रांसपोजन म्यूटाजेंसिस में इनवर्स PCR क्यों लग रहा है? क्योंकि डिटेक्ट करना है। और एक और टर्म हमने बताया आज, क्या बताया था बेटा, याद करो, इनहैंसर ट्रैपिंग। इनहैंसर ट्रैपिंग, P एलिमेंट्स, ठीक है, P एलिमेंट्स, इनहैंसर ट्रैपिंग, बोलना नहीं है आपको, ठीक है ना। P एलिमेंट, इनवर्स PCR। इनहैंसर ट्रैपिंग में क्या होता है, विदाउट प्रोमोटर, विद प्रोमोटर होने से भी एक्सप्रेशन ऑन रहता है। हाँ, एक्सप्रेशन विल बी ऑन। सुसाइड प्लाज्मा पढ़ाया, परमिसिव एक्सप्रेशन पढ़ाया, है ना, ठीक है। सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस पढ़ाया, STM, ठीक है। STM क्यों यूज होता है? टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टिव जीन, इन्फेक्टिविटी इन द जीन। अगर मान लो आपको एंटीबॉडी बनानी है तो आप तो पहले इसी पे काम करोगे ना, यू वांट टू आइडेंटिफाई द वायरुलेंट पार्ट ऑफ द जीन, उसको रिप्लेस करना है। तो जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो वॉक डाउन जीन करोगे, वॉकिंग डाउन जीन, टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे है इसकी इन्फेक्टिविटी, इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं वॉकिंग डाउन जीन।
सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस। अब एक बार जीन मिल गया, देन आप जाओगे एडिटिंग में, जीन एडिटिंग में। और CRISPR-Cas9 का ही अभी जो आपका कोवैक्सीन बना, अभी देखो वैक्सीन पे मैंने देखा कितने वीडियो बना रहे हैं लोग, बायोलॉजी के लोग, कुछ भी पता नहीं उनको कि क्या हो रहा है। मतलब एक प्रोफेसर है जी, थप्पड़ ही लगाऊं मैं कि क्या बोल रहे हो तुम इंटरनेट से उठा रहे हो, किसी को पता ही नहीं है, एक्चुअल वैक्सीन किसी ने नहीं बनाई और वीडियो इतना बना रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि सर एक बात बताइए, वैक्सीन हाँ। का सर इतना टाइम टेकिंग लगता है उसका सारा प्रोसेस होने में? नहीं, अभी देखो कितना जल्दी बन गया। हाँ वही कि चीज सर, ये क्लिनिकल ट्रायल में, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है सर। हाँ। देखो ये कोविड का जो जल्दी बना, बाकी जितने ये वैक्सीन है वो हाँ, वो इसी टेक्निक से बनाया गया, इसी टेक्निक से, STM से बनाया गया, तुम नोट कर लो। अभी उन्होंने, हाँ, अभी कुछ साल बाद वो पब्लिश करेंगे क्योंकि वो पेटेंट में अप्लाई किया हुआ है ना, इसलिए दे नहीं रहे हैं टेक्निक। मैं बताऊं, ये सिर्फ 24 आवर्स का काम है। वॉकिंग डाउन जीन 24 घंटे में आपको पता लग गया वायरलेंस जीन कहाँ पे है। फिर एडिटिंग जीन उन्होंने यूज किया CRISPR-Cas9 पैलिंड्रोमिक वाला, जिससे कि उतना पूरा रिप्लेस कर दिया उस वायरलेंस जीन को, और उसी को मल्टीप्लाई करके PCR से और फटाफट ग्लिसरॉल में पैक कर दिया, वही होगी वैक्सीन। और क्या हो गया, कोरोना का जीन लिया, ठीक है, कोरोना पेशेंट से उसका वायरलेंस फाइंड किया विद द STM वॉकिंग डाउन जीन सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस। अब क्या किया, और उसको रिमूव किया जीन एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 से, और उसको पैक कर दिया बेटा PCR से, और कुछ नहीं है वैक्सीन। हाँ। आप बताओ कितना देर लगा, कुछ नहीं, 3 दिन में बन गया, 1 हफ्ते में मैक्सिमम। सिर्फ सर ट्रायल में टाइम लगा होगा बस, ट्रायल में, और ट्रायल में भी उनको श्योर था कि इन्फेक्टिविटी तो है नहीं, है ना। अब उनको ट्रायल में क्या देखना था, डोज, 1 ml 2 ml 3 ml 10 ml, बस खाली डोज देखना था। वैक्सीन तो बन गई थी उनकी, जैसे वायरलेंस हटाया वैक्सीन बन गई। सर डोज को इनहेंस करने के लिए भी कुछ मिलाते होंगे फिर? ग्लिसरॉल बताया तो, अच्छा। ग्लिसरॉल अगर नहीं रहेगा तो ग्लिसरॉल ही तो वैक्सीन के साथ ही वो इंजेक्शन में देखा को वाइट लिक्विड होता है, तो उसको क्यों वो फ्रीजर में रखते हैं, इसीलिए ना कि इनएक्टिव ना हो जाए। ग्लिसरॉल जैसे ड्राई हुआ खत्म, टेम्परेचर हाई हुआ तो ग्लिसरॉल गया तो आपकी जीन है ना वो, तो जीन तो गई। जीन को तो 4 डिग्री पे रखते हैं। एलील की रिप्लेसमेंट देखो कितना अच्छा बता दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नया जानवर कैसे बनाएं। ट्रांसजेनिक माइस। देखो मैंने भी बहुत सारी बकवास स्लाइड इकट्ठे कर रखी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत एक झटके में हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अब जैसे मैं इसी पे पजल था, लॉक्स पी पे, कि यार ये क्या ड्रामा है, इसको क्या बोलेंगे, कैसे याद रखें, अब इतना सारा म्यूटेजेंसी याद करना। आज हमें सडनली रिसर्च से मिल गया कि वो तो क्लासिफिकेशन ही गलत पढ़ाया जाता है, किसी बुक में नहीं दिया। यू विल सरप्राइज कि आप मतलब पूरा ढूंढ लो, आप म्यूटेजेंसिस पे कम से कम 40-60 पेज की आपको मिल जाएगी PDF, बट यू विल नॉट फाउंड ए सिंगल क्ल्यू की क्लासीफाई कैसे करें। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। तो आप और हमने मिलके आज नया क्लासिफिकेशन दिया म्यूटेजेंसिस का। अब किसी को भी आप भी पढ़ाओगे ना तो म्यूटेजेंसिस को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये क्या था, ठीक है ना, और पूरा याद भी हो जाएगा, एक एक स्टेप याद हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच।